आदिवासी बहू की दिवाली। माँ जी, दिवाली के लिए सजावट कौन से फूलों से करवानी है? अरे बहू, गुलाब के फूल और गेंदे के फूल लगवा दे, खुशबू से पूरा घर महकता रहेगा। मैं भी ना माँ जी यही सोच रही थी कि यही ठीक रहेगा। ठीक है, फिर मैं डेकोरेशन वाले को बुला देती हूँ। वो कल ही फूल लेकर आ जाएगा और डेकोरेशन शुरू कर देगा। दिवाली पर फूलों से महकता हुआ घर कितना सुंदर लगता है ना माँ जी। माँ जी, फूल क्यों, सजावट में हम नारियल, आम और अशोक के पेड़ के पत्तों से मालाएं बनाकर घर सजाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, नारियल के पत्ते क्यों, घास से घर सजाओ ना, ताकि पूरी जंगली वाली फीलिंग आए। ये आदिवासी दिवाली पर पूरे घर को जंगल बनाकर छोड़ेगी, फिर सब इसके साथ यहाँ मिलकर झिंगा लाला हुई हुई करना। बहू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ये फिजूल की बातें मत किया कर। चंद्रिका आदिवासी गरीब घर से है तो क्या हुआ, अब वो इस घर की बहू है और उसे भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। अनामिका गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। सुमित्रा के दो बेटे थे, बड़ा बेटा साहिल और छोटा बेटा राजीव। बड़े बेटे साहिल की शादी अनामिका नाम की एक अमीर घर की लड़की से हुई थी। वहीं राजीव को हमेशा से ही एडवेंचर और जंगलों में घूमने का शौक था, जिस वजह से उसने अपने लिए एक आदिवासी समूह की लड़की चंद्रिका को चुना था और उससे शादी करके वो घर आ गया था। अनामिका को चंद्रिका बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसे वो हमेशा आदिवासी गरीब बोलकर शर्मिंदा किया करती थी। माँ जी चाहे ना जितना भी कर ले, लेकिन वो आदिवासी बहू मुझसे मुकाबला कभी नहीं कर सकती, इसको तो मैं बताती हूँ। तभी अनामिका अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आप ना वैसे बिल्कुल ठीक कह रही थी, चंद्रिका इस घर की बहू है तो उसे भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो आप ना माँ जी ऐसा करो, इस बार दिवाली की पूरी जिम्मेदारी ना चंद्रिका को दे दो। उसे जैसे सही लगता है वो वैसे घर को सजाए और खाने में भी ना जो उसको अच्छा लगता है वो बनाए। इस बार ना मैं बस दिवाली एंजॉय करना चाहती हूँ, आखिर हम भी तो देखें चंद्रिका अपना काम कितने अच्छे से करती है। लेकिन दीदी मैं अकेले कैसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चंद्रिका सब कर सकती है। क्यों चंद्रिका, तुम सब संभाल लोगी ना। तुम दोनों ऐसा करो, आज बाजार से अपने लिए जो भी सामान लाना है ले आओ, फिर कल से तैयारियां होंगी तो टाइम वेस्ट ना हो। तो यही समय है कि तुम जाके सारी शॉपिंग करके आ जाओ। उसके बाद दोनों जेठानी और देवरानी बाजार जाती हैं और खूब शॉपिंग करती हैं। अनामिका को देखकर तो लग रहा था मानो आज ही वो पूरा बाजार खरीदने वाली हो। चंद्रिका सुनो, तुम ये सामान के थैले लेकर ना घर चलो, मैं तब तक मेहंदी लगवा लेती हूँ। और वैसे भी तुम तो मुट्ठी छाप हो, तुम तो एक दिन पहले ही लगा लेना। चंद्रिका सामान के थैले लेकर घर पहुँचती है। क्या हुआ चंद्रिका बहू, अनामिका बहू कहाँ रह गई? माँ जी, वो दीदी गली के बाहर मेहंदी वाले के पास बैठी हैं, उन्हें मेहंदी लगवानी थी तो वो मेहंदी लगवा कर आएंगी। तूने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई, तू ऐसे क्यों आ गई? माँ जी, दिवाली तो परसों है ना, तो मैं कल खुद से ही लगा लूंगी। ये देखो मैं आपके लिए कितनी सुंदर साड़ी लाई हूँ, आप ना दिवाली पर यही पहन लेना। बहू इधर आ, मेरी तरफ देख, मुझे पता है तेरी आंखों में आंसू हैं और मुझे तेरे आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। तू कब तक ऐसे अपना मन मारती रहेगी? तभी वहाँ अनामिका आ जाती है। माँ जी, ये देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगवाई है मैंने, दोनों हाथों पर और कलाई के ऊपर तक लगाने के ना 800 रुपए मांग रहा था, मैंने तो 500 रुपए ही पकड़ाए। तुमने चंद्रिका को मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? माँ जी, ये तो वैसे भी मुट्ठी छाप लेती है ना, अभी करवा चौथ का व्रत गया था और तब चंद्रिका ने मुट्ठी ही तो छापी थी। और वैसे भी इसको पार्लर वार्लर के बारे में क्या ही पता होगा, क्योंकि जंगलों में इन्होंने कभी पार्लर थोड़ी ना देखा होगा। बहू, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया कर। चंद्रिका बहू तुम्हारी कितनी इज्जत करती है और तो मैं कौन सा इसका अनादर कर रही हूँ माँ जी, अब ये आदिवासी है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह चंद्रिका पेड़ों से पत्ते तोड़कर लाती है और उनकी माला बनाने लगती है। बहू, जो भी करना है ध्यान से करना, साहिल और राजीव के ऑफिस के लोग भी दिवाली पार्टी में आते हैं तो कहीं उनको बुरा ना लगे। माँ जी आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगी और देखना सब लोग खुश हो जाएंगे।
चंद्रिका घर को बहुत अच्छे से सजाती है और घर पर ही नारियल से कुछ मिठाइयाँ भी बनाती है। कल तो सबकी नाक कटने वाली है। ये आदिवासी पता नहीं क्या क्या बनाकर सबके सामने रख देगी। वैसे अच्छा ही होगा, तभी तो माँ जी को समझ में आएगा ना कि मुझसे अच्छी बहू इनको कहीं नहीं मिल सकती। दिवाली की शाम को सब लोग तैयार हो जाते हैं। अनामिका किसी को बार बार फोन कर रही थी और गुस्से में वो अकेले ही बड़बड़ा रही थी। अरे क्या हुआ अनामिका बहू, किसको फोन कर रही हो? वो माँ जी, मैंने ना एक पार्लर वाली को बुक किया था तैयार होने के लिए, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी वहाँ चंद्रिका आती है। दीदी, आप कहो तो मैं आपकी मदद कर दूं। तुम अपने काम से काम रखो, और वैसे भी तुमने कभी मेकअप देखा भी है? जाओ अपना काम करो जाकर। बहू, चंद्रिका तो तुम्हारी मदद करने के लिए बोल रही थी। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो साफ कर देना। वैसे भी सबके आने का समय हो गया है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अनामिका चंद्रिका से अपना मेकअप करवाती है और चंद्रिका अनामिका को बहुत ही अच्छे से तैयार करती है। अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छे से तैयार किया है। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अनामिका चंद्रिका को गले से लगाती है। थैंक यू चंद्रिका, यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच। तभी वहाँ साहिल आता है। अरे वाह अनामिका, चंद्रिका ने तो तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार किया है। तभी गायत्री की आवाज आती है कि मेहमान आ गए हैं। अनामिका और चंद्रिका बाहर आते हैं। तभी चंद्रिका फूलों से बने खुशबूदार रस छिड़ककर उन सबका स्वागत करती है। राजीव, ये इत्र तो कमाल है, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। हाँ सच्ची, ये मेरी वाइफ ने फूलों के रस से खुद बनाया है। साहिल के ऑफिस से भी कुछ लोग आए थे, वो भी सबसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। मानना पड़ेगा, आपने घर को बहुत अच्छे और यूनिक तरीके से सजाया है। ये सब अनामिका सुन रही थी। तभी चंद्रिका खाने के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती है और सबको देती है। सब लोग स्नैक्स खाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। चंद्रिका बताती है कि वो स्नैक्स उसने कच्चे केले से बनाए हैं। उसके बाद चंद्रिका सबके लिए खाना लगाती है और साथ में नारियल की मिठाई भी रखती है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और सबको खाना और मिठाई बहुत पसंद आती है। शाम को जब सब लोग अपने घर लौट रहे थे तो वो लोग चंद्रिका की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे। राजीव, तुम तो किस्मत वाले हो जो इतनी अच्छी वाइफ मिली है। थैंक्स सर, पर किस्मत वाला तो मैं हूँ। उसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। चंद्रिका बेटा, तुमने तो सब अच्छे से संभाल लिया। शाबाश मेरी बच्ची। हाँ चंद्रिका, तुमने तो सच में सबका दिल जीत लिया। मुझे तो लगा था तुम्हारी वजह से ना हमारे परिवार की नाक कट जाएगी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें छोटा और कम समझा। उसके बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और पूरा परिवार मिलकर दिवाली मनाता है। गायत्री सुबह सुबह अपने पति अशोक के साथ पार्क में टहलने गई थी कि तभी उसके सामने से आ रही दो लड़कियों पर नजर पड़ती है, जिन्होंने टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहने थे और वो रनिंग करते हुए उनके पास से गुजरती हैं। उनकी टांगे पूरी दिखाई दे रही थी। ये देखकर गायत्री आंखें बंद करते हुए कहती है, छे छे, शर्मो हया तो जैसे बेच खाई है। आजकल की लड़कियों ने कैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं, देखो तो कैसे भाग रही है। अरे इतने छोटे कपड़े तो मैं 5 साल की बच्चियों को भी ना पहनने दूं, और ये तो इतनी बड़ी सांड होकर ऐसे बच्चों के जैसे कपड़े पहनकर भाग रही हैं। अरे गायत्री, तुम भी हद करती हो। आजकल के बच्चे ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अरे अब तुम क्या चाहती हो कि ये साड़ी पहनकर रनिंग करें? अरे साड़ी नहीं तो सूट सलवार पहन सकती हैं। ऐसे बड़बड़ करते हुए गायत्री अशोक के साथ घर आती है, जहां आरती अपने पति के साथ बैठी हुए चाय पी रही थी। गायत्री को आता देख आरती झट से उठ जाती है और अपना पल्लू ठीक करके घूंघट करते हुए रसोई में जाती है और अपने सास ससुर के लिए चाय लाती है। कुछ देर के बाद समीर ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। आरती समीर के लिए नाश्ता डाल रही थी और खुद चाय पीने लगती है। तभी समीर वहां आता है। आरती, मेरे लिए भी 1 कप चाय दे दो।
आरती चाय लेने जाती है, तभी समीर आरती के कप से चाय पीने लगता है। ये देखकर गायत्री गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, हे राम, क्या कलयुग है। अरे भला पत्नी का जूठा कौन खाता है। क्या माँ, अब इसमें क्या है। हे राम राम राम, सब बेशर्म होते जा रहे हैं। गायत्री की आवाज सुनकर आरती भाग कर आती है। क्या हुआ माँ जी? हाँ हाँ, अब इसे भी बताओ। अरे अपना पल्लू ठीक करो पहले, सर से खिसकना नहीं चाहिए। बहुएं जितना मर्यादा में रहे उतनी अच्छी लगती हैं। अरे हम भी थे, जितना मर्जी काम करते थे। मजाल है कि पति से पहले एक घूंट पानी भी अंदर चले जाए। सर पर घूंघट कर दिन भर काम में लगे रहते थे। मजाल है कि पल्लू सर से खिसक जाए। लेकिन आजकल की बहुओं को तो देख लो, घर के काम करने में तो इनके सांप सूंघ जाता है। और छोटे छोटे कपड़े पहनकर इनसे जितना मर्जी भगवा लो, लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरे घर में बहुएं हमेशा घूंघट में और साड़ी में ही रहेंगी। इसलिए ध्यान रहे, आगे से ये पल्ला तेरे सर से खिसकना नहीं चाहिए। अरे अब सब पुराने विचारों को त्याग भी दो। अरे तुम तो चुप ही रहो। तू बड़ी बहू यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा मेरे लिए खाना डाल दे। जी माँ जी, मैं अभी डालती हूँ। गायत्री देवी को आजकल के मॉडर्न कपड़ों वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो जब किसी को भी ऐसे छोटे कपड़े पहनता हुआ देखती थी तो बड़बड़ाना शुरू कर देती थी। गायत्री के दो बेटे थे। बड़ा बेटा समीर, जिसकी शादी आरती से हुई थी, और आरती बिल्कुल अपनी सास के कहे पर चलती थी, लेकिन फिर भी गायत्री उससे कभी खुश नहीं रहती थी। वो किसी न किसी काम में उसकी कमी निकाल ही देती थी। एक दिन गायत्री के छोटे बेटे कबीर का फोन आता है। पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना था। वो मैंने शादी कर ली है। क्या शादी कर ली? जी पापा, मैं अभी दिवाली की छुट्टी पर ना उसे आपसे मिलवाने आऊंगा। ठीक है बेटा। ये सब पास बैठी गायत्री सुन रही थी। अरे हे भगवान, पता नहीं किससे शादी कर ली होगी। अगर वो छोटे कपड़े पहनती हुई आई ना तो मैं उसी समय उसे घर से भगा दूंगी। दिवाली का दिन आता है। अशोक ने नई बहू के आने पर एक पूजा रखी थी। घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। दूसरी तरफ कबीर और दिव्या अपनी कार से दिल्ली से कानपुर आते हैं। कुछ देर के बाद गाड़ी घर के बाहर रुकती है और पीछे से दिव्या नाइट सूट पहने हुए गाड़ी से नीचे उतरती है। दिव्या को इस रूप में देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। कबीर बेटा, बहू पहली बार घर आ रही है। अरे कुछ तो ढंग के कपड़े दिला सकता था इसको। अरे माँ, इतना लंबा सफर था तो इसने कुछ कंफर्टेबल सा पहन लिया। कबीर अपनी माँ के पैर छूता है। नमस्ते आंटी जी। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारी सास हूँ तो मुझे मम्मी जी बोलो। ठीक है मम्मी जी। ठीक है ठीक है, अब तुम जल्दी से अंदर जाओ और जल्दी से साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। गायत्री को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने चुपचाप अपनी बहू को अंदर भेज दिया। दिव्या के ऐसे कपड़े देखकर गायत्री डर जाती है। ये नई बहू तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न कपड़े पहनती है। अरे पढ़ी लिखी नौकरी वाली है तो क्या हुआ, मैं ऐसे कपड़े तो इसे हरगिज नहीं पहनने दूंगी। शाम को दिवाली की पूजा पर इसने कुछ ढंग के कपड़े नहीं पहने तो अरे नहीं नहीं, मुझे तो इसे ठीक करना ही होगा। ये सोचकर गायत्री दिव्या के कमरे में जाती है। अरे छोटी बहू, दिखा तो शाम को पूजा में कौन से कपड़े पहनने वाली है। ये वाली साड़ी कैसी रहेगी माँ जी? अच्छी है, लेकिन सफेद रंग शादी के बाद ना ना ना, ये रंग ना अच्छे नहीं लगते। अरे माँ जी, ये सफेद रंग नहीं, ये पीच कलर है। अरे जो भी हो, लेकिन तू इस साड़ी को नहीं पहनेगी। चल मुझे अपनी बाकी साड़ियां दिखा, मैं बताती हूँ तुझे कौन सी साड़ी पहननी है। दिव्या गायत्री को अपनी सारी साड़ियां दिखाती है, जिसमें से लाल रंग की साड़ी को देखकर गायत्री कहती है, हाँ ये ठीक है, इसे पहन लेना तू। ठीक है माँ जी।
शाम को सब लोग घर पर आ गए थे और सब लोग नई बहू को देखने का इंतजार कर रहे थे। इधर गायत्री ने दिव्या की साड़ी तो देख ली, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका ब्लाउज कितना हॉट बना हुआ है। कुछ देर के बाद दिव्या वो लाल साड़ी हॉट ब्लाउज के साथ पहनती है और बाहर आती है। ये देखकर सब लोग हैरान थे और आपस में फुसफुसाने लगते हैं। गायत्री उसे जैसे ही देखती है वो उसे अंदर ले जाती है और उसकी साड़ी अच्छे से बांधती है। अरे बहू, सर पर पल्ला कर ले, सब मेहमान आएंगे ना तो उनके सामने सर ढका हुआ ही अच्छा लगता है। दिव्या साड़ी पहनकर सर पर घूंघट रखकर बाहर आती है। तभी मोहल्ले की औरतें बातें करती हैं। सावित्री तो इसे घूंघट में रहना सिखा कर ही मानेगी। उसके बाद दिवाली की पूजा होती है और गायत्री की नई बहू सब मेहमानों से मिलती है। बहू, इन सबके पांव छूकर आशीर्वाद लो। दिव्या सबके पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ये दिव्या नहीं जानती थी कि उसकी सास किस खेत की मूली है। एक बार जो उसने साड़ी पहन ली तो फिर वेस्टर्न कपड़ों का नंबर तो कभी नहीं आने वाला। अब तो इस बिचारी को भी मेरी तरह ही रहना पड़ेगा। अगले दिन सब लोगों को मंदिर जाना था, इसलिए सुबह सुबह दिव्या आरती से पूछती है कि कल उसे क्या पहनना चाहिए। अरे तुझे क्या पहनना है क्या नहीं ये सब तो बाद की बात है, लेकिन तू इस नाइट ड्रेस में बाहर कैसे आई? हमारे घर में ये सब नहीं चलता। माँ, अभी दिव्या इस घर में नहीं आई है। अरे तू चुप कर, नई है तो क्या सबके सामने ऐसे ही घूमने दूं? सास ससुर की कुछ तो शर्म होनी चाहिए। लेकिन कबीर ने तो मुझे कहा था कि मैं जो मर्जी पहन सकती हूँ। अरे उसे क्या पता इन सब के बारे में। वैसे भी घर में बचपन में पहले तो वो पढ़ाई के लिए हॉस्टल में चला गया और फिर नौकरी के चक्कर में बाहर। तू उसकी बीवी है पर मेरी बहू है और इस घर में मेरी चलती है। दिव्या उदास हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ दिव्या, क्यों सुबह सुबह उदास हो? फिर दिव्या साड़ी की बात कबीर को बताती है। अरे यार, 2-3 दिन की तो बात है, उसके बाद हम दिल्ली वापस चले जाएंगे। फिर तो तुम जैसे रहती हो वैसे ही रहोगी। अब प्लीज 1-2 दिन और एडजस्ट कर लो यार, मेरी माना ऐसी ही है। कबीर के कहने पर दिव्या साड़ी पहन लेती है और सबके साथ मंदिर चली जाती है। उसी शाम कबीर और दिव्या बाहर घूमने के लिए जाते हैं। कुछ देर के बाद एक आदमी उनके घर आता है। अशोक, अरे ओ अशोक, तुम्हारी बहू और बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। सुना है उन्हें बहुत चोट आई है। क्या? ये सब कैसे हुआ? कहाँ है मेरे बच्चे? अरे आपकी बहू का साड़ी का पल्ला मोटरसाइकिल की चेन में आ गया और वो दोनों गिर गए। अरे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है गायत्री। तुम बहू को साड़ी पहनने के लिए बोल रही थी ना। तुम्हें पता है कि उसे इन सब की आदत नहीं है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी थी। गायत्री अशोक के साथ अस्पताल जाती है और अपनी बहू और बेटे को देखकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब गायत्री अपनी बहुओं को हर बात पर रोक टोक करना बंद कर देती है। माँ, पिताजी कब आएंगे? दोनों बड़ी हो गई हैं, लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया। अरे थोड़ा सब्र कर लो, तुम्हारे पिताजी अभी आते ही होंगे। अरे वो देखो, आ गए हमारे पिताजी। पिताजी, पटाखे कहाँ हैं? हमें तो लगा आप दिवाली खत्म होने के बाद ही आओगे। मुझे पता है मेरी दोनों बेटियों को पटाखे जलाने कितने पसंद हैं। तुम साल भर दिवाली का इंतजार इसीलिए तो करती हो ताकि तुम दोनों पटाखे जला सको। ये लो तुम दोनों के पटाखे, लेकिन ध्यान से जलाना। देखते ही देखते बेटियां कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला गायत्री। दोनों के लिए ना रिश्ते आए हैं। मुझे तो दोनों ही लड़के पसंद हैं, दोनों बहुत मेहनती हैं। सुमन के लिए रिश्ता गरीब घर से आया है, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है, हमारी सुमन को खुश रखेगा।
ठीक है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है गायत्री, मैं उनको रिश्ते के लिए हाँ कर देता हूँ। सुमन, मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब देखो ना, मेरे लिए कितने अमीर घर से रिश्ता आया है और तुम्हारे लिए कितने गरीब घर से। सुमन किरण की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और दोनों बहनों की शादी हो जाती है। अरे, ये क्या सुमन बहू, तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तू घर के काम में लग गई। तू जाकर रोहित के साथ थोड़ा वक्त बिता। लेकिन माँ जी। अरे कहाँ ना जा बहू, ये दिन बार बार नहीं आते। सास की बात सुनकर सुमन तैयार होती है और अपने पति रोहित के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। सुमन, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें विदेश में घुमा सकूं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। ये हमारे शहर का सबसे सुंदर पार्क है। सच में ये पार्क तो बहुत सुंदर है। और जी, जरूरी नहीं है कि हम शादी के बाद विदेश घूमने जाएं। मेरे लिए आपका प्यार ही काफी है। यहाँ एक तरफ सुमन गरीब घर में शादी करने के बाद भी खुश थी, वहीं दूसरी तरफ गौरव, ये क्या, आज भी आप ऑफिस जा रहे हो? हाँ, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए जा रहा हूँ। पर आपने तो कहा था कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे और संडे के दिन कौन सी मीटिंग होती है? मैं हर चीज बताना जरूरी नहीं समझता, समझी? और मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। इतना कहकर गौरव वहां से चला जाता है। जरूरी काम होगा, इसीलिए तो आज संडे के दिन भी ऑफिस गए हैं। पर कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम लोगों की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं उसकी तैयारी करती हूँ। किरण अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी के मौके पर पूरे कमरे को गुलाब से सजाती है और अच्छे से तैयार होकर गौरव का इंतजार करती है। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी गौरव घर नहीं आता और वो रात को करीब 1 बजे घर आता है। आ गए? बड़ी जल्दी आ गए। एक काम करते ना, सुबह ही आते सीधा, अभी क्यों आ गए? मतलब ये कि आज हमारी फर्स्ट मंथ वेडिंग एनिवर्सरी थी और ये सब ना मैंने आपके लिए डेकोरेट किया था। लेकिन आप हो कि रात के 1 बजे आ रहे हो। आपको मेरा ख्याल है भी या नहीं? मैं अपना काम करूं या तुझे देखूं? मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, समझी? और वैसे भी मैंने तेरे अकाउंट में इतने पैसे डलवा रखे हैं कि तुझे जो शॉपिंग करनी है, पार्टी करनी है, कर सकती है, लेकिन मेरा दिमाग मत खराब किया कर। इतना कहकर गौरव सो जाता है। किरण रात भर रोती है, लेकिन गौरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दिवाली का त्योहार आता है। माँ जी, दिवाली आने वाली है, तो इस बार दिवाली की तैयारी कैसे करनी है? बेटा, सोचा तो मैंने बहुत कुछ था, लेकिन इस बार शादी में थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया, इसलिए हम दिवाली बहुत सादगी से मनाएंगे। तू तो जानती है ना कि रोहित कितना ही कमाता है, उतने पैसों में घर का गुजारा चलाना ही मुश्किल होता है, तो दिवाली का त्योहार कैसे मनाएंगे? माँ जी, जरूरी नहीं है कि हम ज्यादा पैसे खर्च करके दिवाली का त्योहार मनाएं। हम लोग सादगी और कम पैसों से भी तो दिवाली का त्योहार मना सकते हैं। आप देखिएगा, इस साल का दिवाली का त्योहार हम सबका सबसे अच्छी दिवाली का त्योहार होगा। सुनिए जी, आप मेरे साथ चलिए, हम बाजार से कम पैसों में सामान ले आएंगे। वहीं दूसरी तरफ, क्या बहू, क्या तुम मिडिल क्लास वालों की तरह बातें कर रही है? हम जैसे हाई स्टैंडर्ड के लोग ये दिवाली जैसा त्योहार नहीं मनाते। हम तो बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर पार्टी करते हैं। लेकिन माँ जी, देख बहू, मैं अपनी किटी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। तू जाकर ये सारी बातें अपने पति से करना। इनके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, तो ये मेरी बात क्या ही सुनेंगे। मैं एक काम करती हूँ, खुद ही जाकर दिवाली की तैयारी करती हूँ। दिवाली के दिन तो जैसे तैसे करके माँ जी और इनको अपने साथ रोक ही लूंगी और फिर हम सब मिलकर दिवाली का त्योहार बनाएंगे। अभी मैं जाकर ना दिवाली की शॉपिंग करके आती हूँ। किरण अपनी कार में बैठती है और दिवाली की शॉपिंग करने के लिए बाजार चली जाती है और इसी बाजार में सुमन और रोहित भी दिवाली की शॉपिंग कर रहे थे। कार में बैठी किरण सुमन और रोहित को देख लेती है।
भैया जी वो 50 वाली नहीं, वो 20 वाली लड़ी देना, और हाँ वो वाले दिए भी दे दीजिए। सुमन, तुम दोनों इस छोटी सी दुकान से दिवाली की शॉपिंग कर रहे हो? वैसे भी यहाँ इस दुकान से शॉपिंग करने के अलावा तुम और कहाँ से ही शॉपिंग करोगे, है ना? मैं तो अपनी महंगी कार में बैठकर यहाँ की बड़ी बड़ी शॉप से दिवाली की शॉपिंग कर रही हूँ। ओह चलो, मैं भी तुमसे बातें करने में लग गई। चलो अभी मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे डेकोरेटर को भी बुलाना है, अपना घर डेकोरेट करवाना है। आई थिंक 1-2 लाख का खर्चा तो आएगा ही। इतना कहकर किरण वहां से चली जाती है। सुमन और रोहित कुछ नहीं बोल पाते। और फिर दिवाली का दिन आता है। हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। बहू, तूने तो इन दियों से ही पूरे घर को जगमगा दिया है। मैंने कहा था ना माँ जी, कम पैसों से भी हम दिवाली का त्योहार अच्छे से मना सकते हैं। दूसरी तरफ रात के 9 बज चुके थे और अभी तक गौतम घर नहीं आया था। अरे आ गए आप? आज भी जल्दी नहीं आया गया ना आपसे? आज त्योहार का दिन था, कम से कम आज तो जल्दी आ जाते। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे ये चोंचबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके लिए तो आपका काम ही जरूरी है ना? न जाने कैसे घर में शादी कर कर मैं आ गई हूँ। पैसों के चक्कर में मैंने तो अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर ली है। किरण की बात सुनकर गौतम को बहुत गुस्सा आता है और वो किरण को थप्पड़ मार देता है। और तभी वहां पुलिस आ जाती है। हाँ गौतम, अब तुम्हारा जुर्म पकड़ा गया है। तुम जो कंपनी की आड़ में आकर गलत तरीके से सामान को सप्लाई करते हो, उसके लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हमसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, इसकी सजा तो तुम्हें अब कानून ही देगा। सर इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आज के बाद ये कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। आज त्योहार का दिन है, इन्हें मत ले जाइए, वरना पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। देखिए आप रोइए मत, अगर आप इनकी जिम्मेदारी लेती हैं तो हम इन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ हुआ तो ये नहीं बच पाएंगे। ऐसा बोलकर पुलिस वाला वहां से चला जाता है। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया और तुमने आज मुझे जेल जाने से बचा लिया। मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है किरण। पैसों को देखकर मैंने अमीर घर में शादी तो कर ली, लेकिन यहाँ मुझे कभी प्यार नहीं मिला। और वो मेरी बहन वहीं गरीब घर में शादी करने के बाद भी इतनी सुखी है। गौतम और किरण दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद किरण अपनी बहन से भी अपनी गलती की माफी मांगती है। और अब दोनों बहनें अपने ससुराल में अपने पतियों के प्यार के साथ खुशी खुशी रहती हैं और अपनी दिवाली अच्छे से मनाती हैं।